हेलो गाइस, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि थेल्स थ्योरम को कैसे प्रूव करते हैं। थेल्स थ्योरम के बहुत सारे नाम होते हैं। इसे हम लोग बेसिक प्रोपोजिबिलिटी थ्योरम यानी शॉर्ट में हम इसे बीपीटी भी कहते हैं। बी फॉर बेसिक, पी फॉर प्रोपोजिबिलिटी एंड टी फॉर थ्योरम। हिंदी में इसे मूल अनुपातिकता प्रमेय या फिर आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय भी कहते हैं। इसे ही थेल्स थ्योरम के नाम से जाना जाता है, थेल्स प्रमेय के नाम से जाना जाता है। इसके डेफिनेशंस कैसे होते हैं आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन के सामने है। इंग्लिश हिंदी दोनों में हम बता देंगे। इस वीडियो में आप लोग को पूरा थेल्स थ्योरम जानने के बाद और भी कुछ थ्योरम्स के बारे में जानकारी मिलेगी, तो आप वीडियो में बने रहें। और अगर आप क्लास 10 के विद्यार्थी हो या फिर कंपटीशन कर रहे हो या फिर किसी भी लेवल में पढ़ाई कर रहे हो और आपको ये सब टॉपिक देखने को मिलता है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। तो हम लोग शुरू करते हैं थेल्स थ्योरम को सॉल्व करना और प्रूफ करना। देखिए, सबसे पहले इसका एग्जाम में सवाल कैसे आ सकता है। एग्जाम में सवाल इसके ऊपर दे सकता है, प्रूव द बेसिक प्रोपोजिबिलिटी थ्योरम, प्रूव बीपीटी, या फिर दे देगा आप लोग को कि व्हाट डू यू मीन बाय थेल्स थ्योरम, प्रूव इट। यानी हिंदी में दे सकता है आपको मूल आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय क्या है, इसे सिद्ध करें, या फिर थेल्स प्रमेय को सिद्ध करें। या फिर आपको डायरेक्ट दे देगा पूरा का पूरा डेफिनेशन, जैसे यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है, और वो आपको प्रूव करना होगा। तो सबसे पहले अगर आपके पास डेफिनेशन है, देखिए यहाँ पे हिंदी में पहले हम लोग पढ़ते हैं फिर इंग्लिश में देखेंगे, ठीक है। हिंदी में लिखा हुआ आपका एग्जाम में है, सिद्ध कीजिए कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है। ये डेफिनेशन पढ़ के आप लोग को कोई आइडिया नहीं आएगा, जब हम लोग बनाएंगे तो इस पूरे डेफिनेशन को यूज करना सीखेंगे, ठीक है। इंग्लिश में से समझ लेते हैं हम लोग। प्रूव दैट इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल to intersect the two other sides in distinct point, the other two sides are divided in the same ratio। आप लोग को रीड इसलिए किए हैं हम, ताकि आप लोग को समझ में आए कि हम लिखे क्या है, अगर ओवरव्यू नहीं दिखे तो। अब खैर हम लोग इसको बनाना बेसिकली शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग शुरू कर दिएगा इसके फिगर के बारे में जानकारी के लिए। तो आपका क्वेश्चन ही आपको फिगर दे देता है, ध्यान से सुनिएगा। तो जैसा लिखा हुआ, अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, यानी कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर जब कोई रेखा खींची जाएगी जो उसको दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। यानी कि आप ऐसे समझिए कि क्वेश्चन देखकर कि आपके पास एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, और वो ट्रायंगल का नाम आपको नहीं पता तो अपने मन से आप कंस्ट्रक्ट कर लेते हो ABC, ठीक है। और जब आपके पास ट्रायंगल नाम के साथ आ जाता है तो आप लोग एक एक करके समझते हो कि जैसे यहां बोला, अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, यानी एक रेखा किसी एक भुजा के समांतर दिया गया है। तो हम लोग मान लेते हैं BC भुजा के समांतर कोई एक रेखा है सीधा, ठीक है। ये रेखा यानी यह लाइन बाकी दो भुजाओं, अदर टू साइड्स को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट यानी अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो देखिए, अगर इसका पैरेलल ये लिए तो अदर दो साइड कौन सा बचा आपका, AB और AC। यहाँ पे प्रतिच्छेद करने वाला बिंदु का नाम ABC के बाद D और E देते हैं। तो हम लोग को पता है कि AD B और E पे इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट। अब आपको यहां तक चीज दिया हुआ है, समझिए क्वेश्चन में बोला हुआ, जब भी आपको समझना हो गिवन टू प्रूफ दिया है, सिद्ध करना कैसे छांटते हैं, तो देन से पहले का जो वर्ड होगा ना आपके पास, देखिए यहां से, आई थिंक यहां से है आपका, द टू अदर साइड्स आर डिवाइडेड, यहाँ पे देन होगा मेरे ख्याल से। तो यहाँ पे देन या दा के बाद जो पॉइंट है वो प्रूव करने वाला है, ये आपको समझना होगा, या फिर आप क्वेश्चन भी समझ जाओगे। जैसे हिंदी में ठीक है, आपका तो के बाद लिखा हुआ, देखिए तो के बाद जो भी होता है वो सिद्ध करना होता है। तो थ्योरम क्या था कि अगर आपके पास एक त्रिभुज है, किसी एक भुजा के समांतर आप एक लाइन खींचे, वो लाइन बाकी दो भुजाओं के अलग अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, तो इस कंडीशन में क्या होगा, बाकी दो भुजाएं समानुपाती होगी इत्यादि। तो पहले हम लोग दिया है छाट लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन देख के कह सकते हैं कि हेयर दिया है कि लिस्ट में क्या आएगा, दिया है, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहेंगे गिवन। तो हम लोग यहां समझेंगे कि दिया है कि लिस्ट में क्या आएगा। तो सबसे पहले तो हम लोग ट्रायंगल में दिख रहा है, ये सब चीज किसके अंदर हो रहा है, त्रिभुज में। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में, इंग्लिश में आप लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ABC, ठीक है। तो त्रिभुज ABC में हम लोग क्या दिख रहा है कि सबसे पहले ये D लाइन पैरेलल BC का, क्वेश्चन में दिया हुआ है DE इज पैरेलल टू BC, और
इसके अलावा कुछ दिया हुआ नहीं है आप लोग को। अब जो बोला है यहाँ समझिएगा, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, अन्य दो भुजा जो है बराबर अनुपात में विभाजित होती है। इसका मीनिंग हुआ कि ये AB और AC जो पैरेलल साइड नहीं था वो इक्वल रेशियो में बैठ रहा है। रेशियो में उसके टुकड़े यानी AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC हमको प्रूव करना है। तो हम लोग समझ गए कि यहाँ पे हम लोग को जो प्रूव करना है, जिसे हिंदी में हम कहेंगे सिद्ध करना है, वो क्या है, सिद्ध करना है। इसे इंग्लिश में कहते हैं हैव टू प्रूव या फिर टू प्रूव, ज्यादा बेटर होगा टू प्रूव ही लिख देना। ठीक है, तो आप लोग के सामने एक दूसरा टॉपिक आ गया कि टू प्रूव क्या करना है। तो जैसा आप लोग देख रहे हैं, टू प्रूव क्या करना है आप लोग को, साइड इक्वल रेशियो बैठ रहा है, यानी कि AD बटे नीचे के साइड DB बराबर AE बटे EC आप लोग को प्रूव करना है। ठीक है, अब जो प्रूव करना है उसके लिए हम लोग को थॉट लगाना होगा। कैसे प्रूव होगा, तो आपको अगर कोई साइड प्रूव करना है बट्टा में, तो आप ये समझिए कि वो साइड बट्टा में आने के लिए आपके पास अलग से साइड को ट्रायंगल में आपको दिखना होगा। ठीक है, तो AD किसी ट्रायंगल में दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, बट क्या DB किसी ट्रायंगल में दिख रहा है, नहीं। तो DB ट्रायंगल में नहीं दिख रहा है, इसलिए हम लोग अगर हम B को E से मिला दें तो DB का अलग ट्रायंगल हो जाएगा। EC के लिए भी D को C से मिला दे तो अलग ट्रायंगल हो जाएगा। तो हम लोग हल्का थोट मिला और हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर हम D को C से B को E से मिलाए तो बेटर होगा ये ट्रायंगल देखने में। ठीक है, तो हम लोगों ने जो अपने मन से किया है उसे हम रचना कहेंगे, इंग्लिश में से कंस्ट्रक्शन कहते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन। अब रचना हमने क्या किया आप समझ गए होंगे, देखिए क्या किया रचना। तो हम लोगों ने रचना किया है, D को C से मिलाया तो डायरेक्ट कह सकते हैं D C, दूसरा क्या है BE को मिलाया। अब यहां पे इसे इंग्लिश में हम लोग लिखेंगे ज्वाइनिंग DC एंड BE। बट इसके अंदर आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि आपको AD और DB जो लाना है वो आपका AD और DB क्या है, वो भी तो ट्रायंगल का साइड है। तो ये ट्रायंगल का साइड जो होगा वो लाने के लिए आप लोग को ट्रायंगल का एरिया लेना पड़ेगा। अच्छा, ट्रायंगल का एरिया क्यों लेंगे हम लोग, तो ट्रायंगल का एरिया त्रिभुज का क्षेत्रफल इसलिए हमको लेना होगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो आधार जो होता है यानी बेस, वो भी एक तरह का साइड होता है, इसलिए हम लोग को यहाँ पे साइड के थ्रू में हम लोग ट्रायंगल का एरिया लेना होगा। एरिया के लिए हम लोग को पता है कि 1/2 बेस इंटू हाइट से हाइट पता होना चाहिए, हाइट हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, D पॉइंट से AC पर या फिर AE पर एक लंब खींच देंगे, दैट मीन्स परपेंडिकुलर खींच देंगे। सिमिलरली E पॉइंट से AB या फिर AD पर एक लंब खींच देंगे, दैट मीन्स हम लोग एक परपेंडिकुलर खींच देंगे। ठीक है, तो एकदम तरीका से बनाइएगा ताकि गंदा ना होगा फिगर, बी केयरफुल। ठीक है, इसका नाम देखिए ABCDE हो चुका है, इसका नाम हम F और इसका नाम हम G देते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि हम लोगों ने दो लाइंस खींचे जो आपस में परपेंडिकुलर है। कौन किस पे तो दिख रहा होगा आप लोगों को, एक बार इसे क्लियर कर देते हैं समझाने के लिए। ये कैसा लाइन है, ये कैसा लाइन है। ठीक है, चलिए अब समझ तो हम लोग रहे फिगर से। अब हम लोग बिना देर किए आगे प्रोसेस को बढ़ाएंगे। तो जब आपने कंस्ट्रक्शन किया था दो तरह के, तो लिखना पड़ेगा कि आप तो मिलाए भी ऊपर से परपेंडिकुलर खींचे, तो हम लिखेंगे कोमा देकर कि DF किस पे परपेंडिकुलर, तो बड़ा साइड, दैट मीन्स DF परपेंडिकुलर AC एवं यहां से EG परपेंडिकुलर पूरा साइड का नाम AB खींचा। ठीक है, इंग्लिश में लिख देते हैं हम इसे फटाफट। देखिए हम लोग क्या किए, ज्वाइन किए किसको, DC और BE को, लिखेंगे ज्वाइनिंग DC एंड BE कोमा परपेंडिकुलर क्या खींचे हैं, ड्रॉइंग मतलब खींचे, DF इज परपेंडिकुलर टू कंप्लीट लाइन AC कोमा EG इज परपेंडिकुलर टू
कंप्लीट लाइन ए बी। तो आई होप आपको कंस्ट्रक्शन का समझ में आ गया होगा। ये थ्योरम भले ही बड़ा बनेगा बट है बहुत यूजफुल। आप लोग को आएगा भी एग्जाम में तो 5 मार्क्स का आएगा या मैक्सिमम 6 मार्क्स का भी आ सकता है, उससे कम नहीं। ठीक है, तो हम लोग अभी तक क्या किए, क्वेश्चन समझे, फिगर बनाया है, दिया है, सिद्ध करना है, गिवन टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन, ये सब छाट लिए। अब जहां से मैथ बनता है उसे हम लोग कहते हैं प्रमाण हिंदी में, और इंग्लिश में से कहते हैं प्रूफ। ठीक है, एक होता है प्रूफ, एक होता है प्रूफ, हम इसे प्रूफ कहते हैं एफ। ठीक है, तो प्रूफ कैसे करेंगे समझिएगा। आपको अगर एडी साइड चाहिए और इधर डीबी साइड चाहिए तो आप सोचो एडी के लिए कौन सा ट्राइंगल का एरिया लोगे। एरिया की वही बताया था, एरिया लेंगे तो आधार आएगा, बेस आएगा, बेस ही हम लोग का क्या कहलाएगा, साइड कहलाएगा। तो एडी के लिए कौन सा ट्राइंगल का एरिया लेंगे और डीबी के लिए कौन सा ट्राइंगल का एरिया लेंगे वो समझते हैं। और ये बट्टा में तो एरिया भी बट्टा में लेंगे, राइट। यानी कि शुरू करेंगे हम लोग यहाँ पर, अब तो नहीं लिखना चाहिए हम लोग को, अब डायरेक्ट लिखते हैं हम लोग। ये सब किसके अंदर हो रहा है, तो सब त्रिभुज के अंदर हो रहा है, तो आप हेडिंग दे दीजिए त्रिभुज एबीसी में। ठीक है, इंग्लिश में इन ट्राइंगल एबीसी, ध्यान दीजिएगा सब चीज के अंदर हो रहा है। ट्राइंगल के अंदर ये हेडिंग डाल दी हम लोग। अब हम लोग चलेंगे सिर्फ और सिर्फ किस बात पे बाबू, कि एडी के लिए कौन ट्राइंगल लेगा। ध्यान से देखिए, छोटा ट्राइंगल लिखा होगा आपको, एडी जो है इस ट्राइंगल में आ रहा है, दैट मीन्स एडीई। तो एडी साइड के लिए हम लोग लेंगे एरिया ऑफ ADE ट्राइंगल बाय BD के लिए या DB के लिए हम लोग कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ध्यान से देखिए BDE। तो हम लेंगे नीचे एरिया ऑफ BDE, हिंदी में भी ऐसे लिखेंगे, क्षेत्रफल बोलते हैं एरिया को, बट लिखेंगे ऐसे। ठीक है, तो एरिया ऑफ ADE बाय एरिया ऑफ BDE। तो एरिया क्या होता है आपको बताए थे, एरिया ऑफ ट्राइंगल है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो इक्वल टू इसका हाफ इंटू बेस। तो ध्यान दीजिएगा इसका बेस क्या है एडीई का, तो एडीई ट्रायंगल देखोगे तो इस पे परपेंडिकुलर ये ईजी जा रहा है, तो बेस हो गया आपका एडी, और परपेंडिकुलर कौन है ईजी, तो ईजी ही लिखेंगे। और नीचे का बीडीई का बात करें तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये बीडीई ट्रायंगल में आपको ये देखना है कि डॉट डॉट लाइन कौन सा आ रहा है, तो डॉट डॉट लाइन ये सुटेबल है इसके लिए। ध्यान समझिएगा, बीडीई ट्रायंगल में एक डॉट डॉट लाइन जो ऐसे आ रहा है वही डॉट डॉट लाइन क्या ना इसके लिए बन जाएगा हाइट। रीजन इस ट्रायंगल में हाइट कोई भी नहीं दिया हुआ आपको, तो समझना पड़ेगा कि जो कंस्ट्रक्टेड लाइन है डॉट डॉट वही उसका हाइट है। तो इस ट्रायंगल में बीडीई में देखिए यहाँ पे बीडीई में ये जो लाइन जा रहा था ईजी वही उसका परपेंडिकुलर है, और इसका बेस क्या लेंगे हम लोग, तो बीडी लेंगे। ये सोचने की बात है कि बीडी बेस है, ठीक है, बट बीडी बेस ना लेकर हम लोग हाइट में ये क्यों ले रहे आपका ईजी। तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर आपको कोई ट्रायंगल, ध्यान दीजिएगा, इस टाइप से मिलता है, ठीक है, तो इस कंडीशन में आपका बेस तो यही रहता है बट हाइट टेढ़ा वाला रहता है। ठीक है, तो ये टेढ़ा जो हाइट होता है ना सीधा दूर जाकर, वही हाइट हम लोग यहाँ पे मान के चल रहे हैं किसको, ईजी को। तो ईजी हाइट है, और वो हाइट किस बेस पे आ रहा है, डीबी पे। यानी कि जब इसका हम लोग बेस लेंगे यानी आधार लेंगे तो क्या लेंगे, डीबी। बट ध्यान से देखिए इस ट्रायंगल में बीडी हाइट बेस लेंगे बट हाइट लेंगे तो डॉट 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 कौन सा लाइन, ईजी। ठीक है, यानी कि इसका हाइट ईजी होगा। अब जैसा कि आपको दिख रहा होगा इस दोनों में कट क्या हो रहा है, 1/2 कैंसिल, ईजी ईजी कैंसिल। तो सोल्व होने का आफ्टर बचेगा आपका एडी अपॉन डीबी, एडी बटे डीबी। तो ये जो आप लाए हैं एरिया का रेशियो एडी बटे डीबी लगभग आधा काम हो चुका, उसे आप इक्वेशन 1 मानकर लेके छोड़ दीजिए, हिंदी में समीकरण 1 मानकर छोड़ दीजिए। अब हम लोग चलेंगे अगले हिस्से में। आपको ये लंबा लगेगा लेकिन बेसिकली समझने का चीज है, ठीक है। तो अब आपको एई बाय ईसी निकालना है। फिर वही थोड़ा लगाइए, एई ईसी किस ट्रायंगल में आ रहा है, तो एई का बात करते फिर से ट्रायंगल एबीडी, और ईसी का बात करें तो डीईसी। तो लिखेंगे अगेन, यानी कि फिर से, सुधनी से कहते हैं पुनः। तो अगर हम लोग फिर से बनाएंगे मैथ को तो क्या समझ रहे हैं कि आपकी बार लेना है हम लोग को रेशियो एई और ईसी के हिसाब से। दैट मीन्स हम लोग क्या लेना है, एरिया ऑफ एडीई। रीजन की इसमें एई आ रहा है ना, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई अगेन बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल, नीचे का क्या नाम देंगे हम लोग, तो इसका नाम दिए थे बीडीसी, बीडीसी, इसका देंगे ईसीडी। ठीक है, इधर से नाम स्टार्ट करेंगे ना, तो ट्रायंगल सी बीडीई तो सीईडी, और जो ट्रायंगल है उसका एरिया है तो एरिया फॉर्मूला फिर से वही 1/2 इंटू बेस। तो बताइए एडीई में इस बार बेस किसको मानेंगे हम लोग, एई को,
और हाइट किसे मानेंगे, तो इस पे डॉट में कौन जा रहा है, DF। और अगर हम नीचे ट्रायंगल बात करते फिर से वही बात, इसमें बेस हम किसको लेंगे, EC को, क्योंकि आपको EC का नाम है, तो 1/2 बेस EC। आप ये AC सॉरी EC, आप लोग ये मत सोचिएगा EC होगा कि बेस हम EC को ले रहे हैं, DC को नहीं ले रहे। क्यों, कि हम बताएं बेस आपका ही है, बस हाइट आपका डॉट में जो जा रहा है वो होता है। रीजन आपको बता दिए थे, फिर से देख लीजिए कि अगर ऐसा फिगर देखते हैं हम लोग तो इस केस में बेस ये होता है बट हाइट दूर का होता है, इसलिए। ठीक है, चलिए अब मुद्दा पे वापस चले। तो इस ट्रायंगल में क्या देखें, DEC में कि ये बेस हुआ तो हाइट डॉट में कौन सा आ रहा है वापस, DF। फिर वही केस 1/2 कैंसिल, DF कैंसिल, दैट मीन्स आपके पास क्या बचा है, AE बटे EC। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जैसे इसको इक्वेशन 1 मान लेते, इसको मान लेंगे इक्वेशन 2। अब आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोचना होगा। अब आपको लाना है AD/DB AE/EC की इक्वल। तो यहाँ पे AD/DB आ चुका है, यहाँ AE/EC आ चुका है। तो ये इक्वल कब होगा, जब इसका ये वाला रेशियो जो दिख रहा है ADE/CD और यहाँ जो दिख रहा है ADE/BD वो इक्वल हो जाए। या फिर आप इसको ऐसे समझिए कि x जो है A के बराबर है, y जो है B के बराबर है। तो आपका ये A B का बराबर होगा जब x और y बराबर हो जाए, यानी कि ये जो दिखने में लग रहा है, ये दिखने में लग रहा है, वो प्लस सेम हो जाए। तो वो सेम होगा एक लॉजिक से। देखिए कैसे, आप लोग ने नोटिस किया होगा कि हर बार हम लोग ट्रायंगल ADE लिए दोनों बार कंडीशन में, बट इस बार ट्रायंगल में एक बार BD लिए, एक बार CD लिए। तो अगर BD CD को ध्यान से देखिएगा तो क्लास 9 में एक चीज पढ़ाया गया था आप लोग को कि अगर एक ही बेस पर दो ट्रायंगल बनाए जाए, जैसे देखिए अगर हम इस ट्रायंगल का नामकरण करते हैं तो बताइएगा BC बेस पर दो ट्रायंगल कौन सा बना है, ABC और BCD। तो ये क्लास 9 का कॉन्सेप्ट है कि अगर एक ही बेस पे दो ट्रायंगल बनाएंगे और इसके लाइन को ज्वाइन करने वाला लाइन, ये लाइन इसका पैरेलल होगा, तो दोनों का एरिया आपस में इक्वल होगा। ये कंडीशन यहाँ पे लगा सकता है। देखिए ये D जो है वो एक बेस है, उस बेस पे इधर ट्रायंगल बना, उसी टाइप का इधर ट्रायंगल बना, और यही D BC का पैरेलल है, क्वेश्चन में बिल्कुल है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये ट्रायंगल का एरिया इक्वल होगा। आई होप आप लोग समझे होंगे, क्लास 9 का कॉन्सेप्ट है। चलिए अब हम लोग चलते हैं फटाफट। तो हम लोग जो सोचे इसको लिखेंगे सिंस, इसको सिंस कहते हैं हिंदी में चूंकि। सिंस ये ट्रायंगल का नाम क्या बताए हैं, BDE। तो सिंस BDE तथा एवं और सब एक ही है, बस जैसा सुटेबल लगे। इधर से क्या बताया, CED तथा CED एक ही आधार, किस आधार पर, D पर। D मतलब आधार मतलब जहां पर रखा बैठा होगा, D पर स्थित है तथा इसी में पैरेलल कौन कौन है, D जो है BC के पैरेलल भी है, DE जो है BC के पैरेलल भी है। तो इस कंडीशन के हिसाब से क्या होगा, इधर का रेशियो एरिया इक्वल होगा। तो आप लोग समझिएगा यहाँ पे कि ये जो लिखे हैं उसको थोड़ा इंग्लिश में कर देते, उसके बाद क्या लिखे हैं। तो हम लोग लिखेंगे सिंस ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल CED हैज सेम बेस, इट्स माय मिस्टेक, दो है ना इसलिए हैव की जगह बोलेंगे हैविंग द सेम बेस। दोनों के पास बेस क्या है, सेम बेस का नाम क्या होता है, DE ऑल्सो क्या है इसमें, DE जो है पैरेलल है BC का। तब हम लोग कह सकते हैं कि जब ये ट्रायंगल का बेस सेम है, पैरेलल है, तो दोनों का एरिया इक्वल होगा। इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि दोनों का एरिया इक्वल, दैट मींस हेंस एरिया ऑफ ट्रायंगल नाम BDE, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE मस्ट बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CED। तो ये जो हम लोग लिखे हैं इसको इक्वेशन 3 मानते हैं। और ज्यादा लंबा ना खींचते हुए मुद्दा पे आते हैं, हम लोग कॉन्सेप्चुअल बना रहे हैं। AD/DB AE/EC के इक्वल प्रूफ करना है हम लोग को यहाँ पे, राइट। तो ये प्रूफ कब होगा, जब इसका ये साइड वाला और ये साइड वाला इक्वल दिखेगा, तब देखिए कैसे दिखेगा। अब हम लोग वापस चलेंगे, नाउ फ्रॉम 1 and 2, यानी कि समीकरण 1 तथा 2 से। तो समीकरण 1 तथा 2 से चलते हैं, अब देखते हैं कि क्या बदलाव होगा। ठीक है, देखिए अगर हम लोग समीकरण 1 तथा 2 का बात करेंगे तो आप लोग दिख रहा है समीकरण 1 में, क्वेश्चन 1 में क्या लिखा हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का सिंबल नहीं दे, कोई दिक्कत नहीं, AD
बाय एरिया ऑफ BDE। वो पहले किसके इक्वल था, AD बाय BD का। और हम लोग इसी में कॉन्सेप्ट क्या लगा रहे हैं कि एरिया ऑफ, दूसरा देख रहे हैं क्या है यहाँ पे AEC, ध्यान दीजिएगा, एरिया ऑफ यहाँ पे ADE बाय एरिया ऑफ CED, वो किसके इक्वल था, AE बाय EC का। ठीक है, तो इसमें हमको ये दोनों सेव करना ना, देखिए कैसे होगा। इसको नए क्वेश्चन मान लीजिए समझने के लिए, ये नया तरीका है, आप लोग बहुत तरीके से पढ़िएगा तो उतना लंबा नहीं खींचेगा, बट आपके समझ में आए इसलिए आपको इतना लंबा बता रहे हैं, आपको मार्क्स मिलेगा पूरा इसलिए। तो हम क्या किए, समझ एक दो को वापस लिख दिए, इसको अच्छे से लिख दिए। आप कॉन्सेप्ट लगाइए, इसको इक्वेशन 3 4 छोड़ दिए, इसको 5 मत मानिएगा, बता देखिए आप क्या करो, एरिया ऑफ ADE रिपीट उतार रहे हैं इसको ऊपर बाय एरिया ऑफ, यहाँ रुक जाओ, CED लिखा हुआ, तो जहां CED लिखा हुआ वहां क्या लिख सकते हैं हम लोग, BDE लिख देते हैं। ठीक है, और लिख देते हैं AE बाय EC। अब ये कैसे वही बता देते हैं, तो किसमें इसका इस्तेमाल किया, इसमें इक्वेशन 3 का कैसे किया बाबू, जहां पे CED था वहां BD उतार दिए, बाकी सब एज इट इज उतार दिए। इसको मान लेते हैं समीकरण 5। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे रीजन किससे हुआ ये, समीकरण 3 से। ठीक है, चलिए अब आप लोग इसको इक्वेशन 5 मान लिए, तो लास्ट काम कीजिए, नाउ फ्रॉम 1 4 and 5 देखिए कैसे बता रहे हैं बाबू हम, कि आप आपको जो 4 5 है उसको क्लियर नहीं दिख रहा है क्या, ऐसे नाउ फ्रॉम लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको क्लियर दिख रहा है। इक्वेशन 4 इक्वेशन 5 में एरिया ऑफ ADE बाय BDE, एरिया ऑफ ADE बाय BDE लिखा हुआ, दैट मीन्स दोनों क्या है आपस में, इधर वाला सेम, x जैसे बताया था एग्जाम्पल क्या, कि x इक्वल टू A और y इक्वल टू B हो, और हम क्या बोलते हैं कि x y के इक्वल हो गया, दैट मीन्स यहाँ भी x हो गया, तो हम क्या बोलेंगे, दोनों तरफ सेम, तो x कैंसिल, A इक्वल टू B, तो y कैसे यहाँ आ गया आपके पास, क्या आएगा देखिए, यहाँ पे आ गया आपके पास एरिया ऑफ ADE बाय BDE, एरिया ऑफ ADE बाय BDE सेम, तो इधर क्या बचा, AD बाय BD इक्वल टू AE बाय C, हैंस हो गया प्रूफ। दैट मीन्स हम लोग को जो लाना था वो बहुत मुश्किल से मिल गया, बट मुश्किल कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट था। इधर क्या मिला, AD अपॉन BD बाय AE बटे EC, और इस हिसाब से आपको जो प्रूव करना था वो प्रूव हो गया। इसे इंग्लिश में लीजिएगा प्रूव्ड, और हिंदी में से कहते हैं सिद्ध हुआ या फिर इति सिद्धम। ठीक है, बट हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी इसे इंग्लिश में ही लिखे तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो ऐसे ही प्रूव होता है BPT यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और थेल्स थ्योरम भी सिखाते हैं हिंदी में, आधारभूत प्रमेय या फिर जैसा लिखा हुआ थेल्स प्रमेय। तो आपको ये पूरा प्रमेय, पूरा थ्योरम ऐसे ही प्रूव करना है, थोड़ा इसके ऊपर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, 1 से 2 बार से बना लीजिएगा, कहीं भी कोई डाउट होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और भी थ्योरम्स आपको बताया जाएगा, लेकिन हम चाहते हैं कि पहले आप ये थ्योरम को अच्छे से पढ़ें, एक दिन के अंदर ही आप लोग रिस्पॉन्स दें कि आपको इस समझ में आया या नहीं आया। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट भी कर सकते हैं, मेरा कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें और उसमें मेरा व्हाट्सएप नंबर भी देख लें, और उस व्हाट्सएप नंबर से अपना पर्सनल जितने भी मैथमेटिक्स से जुड़े हुए और अदर सब्जेक्ट जुड़े हुए प्रॉब्लम वो पूछें, आपको पूरा सहायता मिलेगा। यूट्यूब चैनल में हम ये नया शुरुआत की है ऑनलाइन पढ़ाने के लिए, तो हम आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग इसे आगे बढ़ाने में सपोर्ट करें। आप लोगों के सपोर्ट का भी बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आप लोगों का सपोर्ट अभी मिल जाएगा तो आने वाले समय में हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में और अच्छा से पढ़ा पाएंगे। और इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हो कि और भी वीडियोस बनते रहे तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तब तुरंत इसका सेकंड वीडियो बनाया जाएगा जिसमें आप लोग सीखिएगा थ्योरम 6.6, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में 6.6 लिखा हुआ है और वो थ्योरम इसी से के जैसा, इसी कॉन्सेप्ट से, अच्छा कॉन्सेप्ट से मान लीजिए बताया जाएगा आप लोग को। अगर कहीं वीडियो में कुछ गड़बड़ हुआ हो, जैसे कि आउटडोर आवाज आया हो या फिर हम कहीं अटके हो, तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। अभी स्ट्रगल टाइम है, थोड़ा सा ज्यादा इम्प्लीमेंट नहीं है, इसलिए कमजोर वीडियो बना होगा, बट फिर भी आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो और अच्छा वीडियो बनेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।